अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की खुशियां भी शुरू हुई हैं वहाँ पर कि मुस्लिम लीग नून ने नताइज ना मानने का ऐलान कर कर हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने आज अपने साथियों के साथ आज़ाद कश्मीर में बैठ कर इलेक्शन को धांधलीज़दा करार दिया, नताइज मानने से इनकार किया और ये कहा कि अगर पाकिस्तान बचाना है तो हमने वोट को इज्जत दो की जंग लड़नी है। क्या कहा एहसन इकबाल ने, जरा सुनिए। डेमोक्रेसी का असूल ये है कि जिसकी कारकर्दगी होती है उसको री इलेक्ट होने दिया जाता है। 2018 में पाकिस्तान के अवाम से ये हक छीना गया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मिसाली तारीखी डेवलपमेंट हुई, वोट पे डाका डाला गया। आजाद कश्मीर के अंदर हर शख्स मानता है कि राजा फारूक हैदर साहब की क़यादत में बेहतरीन हुकूमत, डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड पीस, वोट पे डाका डाला गया। लिहाजा अब ये सब चीजें हमारे उस बयानिए को तकवीत देती हैं कि हमने वोट की इज्जत की फैसला कुन जंग लड़नी है अगर पाकिस्तान बचाना है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर भी साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया। वुज़रा ने इलेक्शन में अरबों रुपए के पैकेजेस का ऐलान किया। ये इमरान खान का वोट नहीं है, ये पैसे का वोट है। राजा फारूक हैदर ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए पूरे आज़ाद कश्मीर और बैरून मुल्क तहरीक चलाने का ऐलान किया। कल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज को शिकस्त पर इस्तीफे देने का मशवरा दिया था। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रहे हैं कि धांधली हुई है, जबकि सारा अमला उनका अपना लगाया हुआ है। फवाद चौधरी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। कश्मीर के जो वजीर आजम हैं वो रो रो के बता रहे हैं कि जी मैं चूंकि इलेक्शन हार गया हूं तो धांधली हुई है। अब आप मुझे बताइए, आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है? हर दफा ये हो रहा है। आप देखें ज़िमनी इलेक्शन, आप अपोजिशन हार जाएगी, वो कहेंगे धांधली हो गई है। जहां जहां पे आप जीतेंगे आप कहेंगे नहीं, ये हुकूमत की मकबूलियत खत्म हो गई है। तो आप किसी तरीके से अपना जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसको आप किसी तरफ तो रखें। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से धांधली की एक मुबैना वीडियो भी सामने आई है जिसके सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हो रहे हैं। आप भी जरा देखिए कि इसमें है क्या कहा जा रहा है इस वीडियो में, जरा देखिए। ये इलीगल हो रहा है ना सर, ये इलीगल हो रहा है ना, ये जो हो रहा है ये इलीगल हो रहा है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ ना, ये ठीक नहीं है। ये आगे से अगर किसी ने हमें कहा भाई आप क्या कर रहे थे उधर, तो फिर हम क्या जवाब दें? हाँ ना, हाँ ना, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है सर, पूछेंगे ना। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर हमारी, हम अपने सीनियर से बात करेंगे ना। फिर इधर पोलिंग स्टेशन पर बाद 101% होती है और 2 बंदे बैठ के पोलिंग करते हैं। ये तो हमने ये कहा एजेंटों को 2 वोट देने जो वोट देंगे, ये कोई इलीगल तो नहीं है। जितने एजेंट है ना, ये गैर बंदा है ना सर, इनको सिर्फ 2 वोट एजेंट को दे, बंदे मौजूद है नहीं, बंदे किधर मौजूद नहीं है ना। अभी उधर स्टेट से हो रहा है, वोट स्टेट नहीं हो रही है, कार्ड और स्टेट से हो रहा है, वो है, लेकिन उधर स्टेट भी पड़े हैं ना, वो देखिए हमने। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी फ्राहम करना है, लेकिन इसको भी उसकी काम है हमारा। इसमें आप बोल भी नहीं सकते हैं। ये मैं वो 2 साथी और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इलेक्शंस में केपी में हुकूमत बनाई, जिसके बाद 2018 में वफाकी हुकूमत बनी इनकी, और अब 2021 में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करते हुए वहाँ भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है आज तहरीक इंसाफ। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी हासिल करने के बाद अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध पर अपना फोकस सेट किया है। उन्होंने आज सिंध स्ट्रैटेजी कमेटी का इजलास बुलाकर सूबे की सियासी और इंतज़ामी हालत पर गौर किया, इस पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि सिंध के अवाम को मुश्किल में तनहा हमें नहीं छोड़ना है, लिहाजा सिंध में मौजूद वफाकी इदारों को मुतहरिक किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक मीटिंग में साथियों के साथ मशवरा भी किया कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म किसको बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों में सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी अनवारुल हक के नाम सामने आ रहे हैं। ताहम कश्मीर का ताज किसको पहनना है, इसका हतमी फैसला अभी सामने नहीं आया। कश्मीर के बाद वज़ीर आज़म का सूबा सिंध पर
फोकस करने का ख्याल क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी टेंशन का बायस बन सकता है? आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म को धांधली के इल्ज़ामात को सामने रख कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने पर ब्रीफिंग भी दी गई। पीटीआई हुकूमत आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराने की बात पहले ही कर चुकी है, जबकि अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर एतराज़ करती आई है, जिस पर हुकूमत का मानना है कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जा चुका है, जबकि अपोजिशन का भी इस पर कोई वाज़े मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। राजा साहब, क्यों नून लीग इलेक्शन के नताइज मानने को तैयार नहीं है? ट्रेंड हमारे सामने है, रिवायत हमारे सामने है। 2008 के इलेक्शंस देख लें, पीपल्स पार्टी विफाक में थी तो 2013 में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 2013 में मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में आई तो 2016 में आज़ाद कश्मीर में आप लोगों ने, नून लीग ने हुकूमत बनाई। अब 2018 में जब पीटीआई इक़्तिदार में आती है तो आज 2021 में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। यही ट्रेंड हमें, यही रिवायत हमें नज़र आती है या लोगों का आप कहते रुझान नज़र आता है जीबी में भी। सर, इलेक्शन के नताइज ना मानने की क्या वजह है? धांधली का शोर 2018 के इलेक्शन में भी मचा, लेकिन निकला क्या? कुछ नहीं निकला। पीडीएम बनी, नाकाम हो गई। आज भी आप तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, किस लेवल की तहरीक चलाएंगे सर आप लोग? पहली बात तो ये है कि मुझे आप पाकिस्तान के इंतखाबात 2018 से वो करेंगे, मेरा इसमें लगेगा। एक तो ये है कि आप लोगों को इल्म नहीं होता, आप एक ट्रेंड सेट कर देते हैं 2011 में। आपको पता है 75 में क्या हुआ था लास्ट में? किसी को पता है व्हाट हैपेंड? कि जब एफएसएफ के जरिए भुट्टो साहब ने इंतखाबी नताइज को बदलाए थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, भुट्टो ने पार्टी हमारी तोड़वाई, परवेज मुशर्रफ ने पार्टी तोड़वाई। ये आपको पता ही नहीं होता और आप कहते हैं जी ये हो गया। सर 2008 की हकीकत जो मैं बता रही हूँ वो ठीक नहीं है। और जी मेरी मुसीबत ये ना, आप दूसरे की नहीं सुनते, आप अपनी बोलते रहते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आज आपको मैं टीवी चैनल्स पे देख रही हूँ, आप कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं। सर हम आपसे नहीं आ रहे ना, पूछ रहे हैं सर। ये है ना, आप जो है ना एंकर दूसरे को बात नहीं करने देते। आप खुद सारे अलामे बने होते हैं, आपको मेरी हिस्ट्री का पता है। आपसे पूछना आज़ाद में कितनी, ये कौन सा जनरल इलेक्शन है? बस सुन लेना मेरी बात, मेरी गुजारिश सुन ले, आप ही ठंडा खाए मैं भी करूँ जी। बात यह है कि 2011 में मंजूर भुट्टो ने हमारी पार्टी तोड़वाई अतीक खान के साथ मिलकर, पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई तो पीपल्स पार्टी जीत गई। इससे कौन सी ऐसी बात है? 2006 में परवेज मुशर्रफ अतीक खान को बनाना चाहता था और उसने एक अपना पसंद का जो है चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ लगाया था, नताइज उसने अपने हक में करवा लिए। अब अगर आप 2016 की बात करते हैं, मैं दावे से बात करता, मुसीबत यह है कि यहाँ सुनता कोई नहीं कारखाने में तोती की। एक बार मियां नवाज शरीफ आया हुआ, वो तो बीमार था बेचारा, वहाँ इंग्लैंड में पड़ा हुआ, वो था अस्पताल में जेर इलाज। कोई फेडरल मिनिस्टर इसमें आया आज़ाद कश्मीर में, इसमें जब से ये बना था, ये इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ। यानी मुझे मेरा गिला हो रहा है, आप लोग मेरे दुख को समझते नहीं है। बात यह है कि मुझे मतलब पाकिस्तान की हुकूमत कहती है, मैं पाकिस्तान के अवाम का तो शुक्रगुजार हूँ हमारे साथ खड़े कि हम आपको हक खुद राजी दिलाएंगे। आप मुझे 5 साल का हक नहीं देना चाहते हुकूमत करने का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जैसा वायलेट किया आज़ाद कश्मीर के लॉज को, हमारी स्टेट को वायलेट किया, उसने उसकी सेंटिटी को बर्बाद किया, उसने इलेक्शन कमीशन के फैसलों को अपने पाँव के नीचे रगड़ा, उसका फेडरल मिनिस्टर पैसे देते पड़ा गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा इसको बाहर निकालो। वो जो उसके चीफ सेक्रेटरी आईजीपी है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते ऑर्डर, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर आते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास कागज है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने लिखा कि इन 4 आदमी को नायल करार दिया जाए। मैंने इंक्वायरी कर ली है, जिन्होंने अली मीन गंडापुर की मौजूदगी में जो है ये अपने यहाँ इलेक्शन में उसके जलसे में थे, वो कुछ सुनता ही नहीं हमारी बात। ये जी सर हम तो कह रहे हैं सर धांधली हुई है, सबूत सामने आने चाहिए। आप लोग तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं सर, हम तो यही बात करेंगे ना कि 2018 में आपने सुना ना मेरी बात है ना, आप 2018 को ना रोए ना जी, मैं 2016 की बात करूँ, आप 18 को छोड़े ना, मैं 2021 की बात कर रहा हूं। कैसे छोड़े? इसमें भी तो धांधली का इल्जाम लगता रहा है ना, आज तक लग रहा है। और बात तो सुने ना, आप वो पाकिस्तान की लीडरशिप से 2018 का, मेरा क्या तरह लगा 2018 के साथ जी। आप मेरे इलेक्शन की बात करें, जो मेरे डाका डाला इमरान खान ने इधर, तो सर वो तो हुकूमत तो यही कहेगी ना कि सबूत पेश करें आप लोग। जी दूंगा ना मैं सबूत में, कोई इसके इमरान खान की मैं उसका मजारा हुआ इमरान खान का, इसको छोड़ूंगा नहीं इसको इससे जो कुछ कश्मीर के साथ किया, ये इंटरनेशनल एजेंडे पर इसको तकसीम करना चाहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल को कर रहा है। मैं सबूत दूंगा ना, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप 2018 की, मैं 16 की बात करता हूँ, आप फिर 18 पर चली जाती है। 18 पर जो कुछ हुआ वो पता है ना सबको, वो तो सारी बात एक एक बात सामने आई है। मैं आप अपनी बात कर रहा हूँ
जी। कि आप मेरे साथ क्या किया इस इमरान खान ने, यानी इलेक्शन कमीशन एक फैसला करता है और ये उसके उठकर उसका तमस्कर उड़ाता है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। ये मुझे दिलाएगा आके खुदराबियत, फिर से एक नई बात छोड़ी, या इसको पता नहीं है, इज अ गूफ, या ये है कि ये मतलब ये किसी के एजेंडे पर काम कर रहा है कि जी जब आप फैसला कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको रिफंडम कराऊंगा। सर मुझे ये बात बताएं कि लोगों ने किस बुनियाद पर वोट दिए? पैसे पर दिए और किस बुनियाद पर? कोहर्शन पर दिए, पाकिस्तान हुकूमत के दबाव पर दिए, उन्होंने वोट दिए। ये सर किसका दबाव था? 6 लाख जो वोट पड़ा है वो पैसे की बुनियाद पर पड़ा है? कौन सा 6 लाख? आप इधर मौजूद थी, मुजफ्फराबाद में थी आपको सर हमें तो इलेक्शन कमीशन ने जो तो इसका मतलब है जो आप लोगों को 5 लाख वोट पड़ा है वो भी ठीक नहीं है? नहीं वो ठीक है बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन और बात सुने ना, इलेक्शन कमीशन आजाद है तो उसको निकाल दिया उसने अपने। सर हुकूमत आप लोगों की, अमला आप लोगों का, इंतजामिया आप लोगों की। सर बात तो सुनना यार, तुम एक तो बिल्कुल ही आप लोग जाहिल है, हुकूमत कराती है। सर आप अपने अल्फाज पर गौर करें सर, सर आप अपने अल्फाज पर गौर करें सर। सर आप अपने अल्फाज पर आप उल्टी बात करते हैं। सर अगर आपसे सवाल पूछे और आप जवाब में जाहिल कहें तो सर मैं आपसे बात नहीं कर सकती सर। थैंक यू, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब मेरे साथ थे। अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ साहब आपका। वो वीडियो यकीनन आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो सिक्योरिटी एहलकार है वो कह रहा है अमले को कि ये गैर कानूनी काम है, जो हो रहा है ये इलीगल है, ये मुनासिब नहीं है। फिर आगे से पोलिंग ऑफिसर उसे कहता है ये आपका काम नहीं है कि आप हमसे पूछें कि हम क्या कर रहे हैं। फिर आगे से FC एहलकार कहता है कि ये पूछना हमारी जिम्मेदारी है, कल को हमें पूछा जाएगा। और इस वीडियो को देखें, दूसरी तरफ ऑपोजिशन के धांधली के इल्ज़ामात देखें। क्या इस वीडियो की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कितनी ऑथेंटिक है ये वीडियो? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दूसरी इस चीज पे भी होनी चाहिए कि उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट्स क्या है, और उसके बाद ये भी होनी चाहिए कि उस वक्त उधर कौन सी गवर्नमेंट थी और कौन सा इलेक्शन कमीशन था, कोई कौन सी गवर्नमेंट थी जिसके लोगों ने इस तरह का काम किया। जीते तो आप लोग हैं, जिन्होंने किया होता वो तो फिर जीत जाते ना। अरे सुन तो लें। अच्छा शाजिया, इस वक्त भी जिस वक्त हम बैठे हुए हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो नून लीग की है आज़ाद कश्मीर के अंदर। इस वक्त भी जो वजीर आज़म है वो फारूक हैदर साहब है। इस वक्त भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फारूक हैदर साहब के नीचे है। इस वक्त भी जो मैनेजमेंट पोलिंग स्टेशन के ऊपर हुई है वो फारूक हैदर साहब की ऑर्डर्स के ऊपर हुई है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ उस स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर। इंटेरोगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की आपने, पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, उसका रिजल्ट बता देता हूँ उस पोलिंग स्टेशन का जिसकी वीडियो शेयर की है मरियम बीबी ने। 251 इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीपल्स पार्टी को वोट पड़े हैं, 91 वोट्स उसमें तहरीक इंसाफ को पड़े हैं, अराउंड 51 वोट्स उसमें PMLN को पड़े हैं। तो मेरे ख्याल है कि ज्यादा अच्छा है कि PMLN ये चीज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पूछे कि भाईजान उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर क्या हुआ है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर धांधली करनी होती तो तहरीक इंसाफ तो जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि 80% वोट जो PTI को पड़ा है ना वो खरीदा गया है, पैसा दे के आप लोगों ने वोट खरीदा है, वो इसको धांधली कह रहे हैं। नहीं, उनकी अगर आप बात करेंगी तो वो तो बड़ी शर्मनाक है। अगर आप फारूक हैदर साहब की बात कर रही हैं तो मेरा तो ख्याल है कि आज जितना कश्मीरियों का सर शर्म से झुका हुआ है फारूक हैदर साहब की वजह से, तो वो तो शायद मैं बता ही नहीं सकता। वो ये कहते हैं कि कश्मीरी हो तो गुलाम कौम है। आप इस चीज को बिलीव कर सकती हैं जिसका कि 1930 से डोगरा राज से आप ये देखें जो कौम स्ट्रगल करती आ रही है
एक अजान होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए 31 लोग कश्मीरी मुसलमान अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। और उस कौम का जो वो लोग 1948 में बाहर निकलते हैं, डोगरा राज के खिलाफ निकलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान हासिल करते हैं, आजाद कश्मीर हासिल करते हैं, उस कौम के बारे में कहते हैं कि वो गुलाम कौम है। अच्छा, वो कौन नून लीग एक और चीज पे सवाल उठा रही है। परवेज रशीद साहब ने आज एक ट्वीट किया और ये कहा कि पीटीआई को वोट पड़ते हैं 6 लाख, सीटें मिलती हैं उन्हें 26। नून लीग को वोट पड़ते हैं 5 लाख, सीटें मिलती हैं 6। पीपल्स पार्टी को वोट पड़ते हैं 3.5 लाख और उन्हें सीटें मिलती हैं 11। वो कहते हैं इसको इमरानी गिनती कहें या वोट चोरी कहें इसको। नहीं, उन्हें सिर्फ एक चीज समझनी चाहिए परवेज रशीद साहब को कि अगर वो थोड़ा सा क्योंकि वो अहमकाना सा एक ट्वीट तो करने में वैसे भी मशहूर हैं परवेज रशीद साहब, और इस हद तक जो उनकी पार्टी पहुंच चुकी है उसमें परवेज रशीद का बहुत बड़ा हाथ है, उनको तो शाबाश भी मिलनी चाहिए। असल ये चीज है कि जब 2013 में पार्टी नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, इलेक्शन हुआ था, आपको पता है उस वक्त कितना वोट पड़ा था नून लीग को? 1 करोड़ 48 लाख के लगभग, मतलब 1.5 करोड़। और पीटीआई को भी तकरीबन इतना ही पड़ा था, सीटें कम मिली थी, कम पड़ा था। सुनते शाजिया, सुन तो आप तो हमेशा मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन मेरा आपसे इख्तलाफ हो गया, मेरी बात नहीं सुनती है। सुन रही हूं। अच्छा सुन तो लिया कर, 1 करोड़ लगभग 1.5 करोड़ वोट पड़ा था और उनको 2/3 मेजोरिटी मिली थी। ऐसे ही है। तहरीके इंसाफ को लगभग 2.25 करोड़ वोट मिला और उनको सिंपल मेजोरिटी मिली है। हाँ। तो मुझे बताएं फिर कौन सी गिनती की मैं बात करूं? ये परवेज रशीद साहब की गिनती है। अगर लेट्स बोल इससे भी आगे जाते हैं, अगर वो पॉपुलर वोट की बात करते हैं, तो अगर पॉपुलर वोट जो अमेरिकन सिस्टम है पॉपुलर वोट का, अगर उस पर भी बात कर ले, अगर पॉपुलर वोटिंग सिस्टम होता पाकिस्तान के अंदर, नवाज शरीफ कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकते थे, जो 3 दफा वजीर आजम बने। कि नवाज शरीफ साहब जो अगर 2013 को ले लें, सिर्फ पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी, केपीके में तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और बलूचिस्तान में एक अलग गवर्नमेंट। और वो अगर बने हैं वो वजीर आजम, तो वो सिर्फ पंजाब की वोट के ऊपर बने थे, तो इसका मतलब उनको वजीर आजम नहीं बनना चाहिए था। वो तो पॉपुलर वेट, अगर पॉपुलर वोट की बात करते हैं, क्योंकि वैसे मैं तो पहली दफा ही देख रही हूँ, आज भी मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रही थी कि तहरीके इंसाफ को मैंने देखा है विफाक में भी बैठी हुई है, पंजाब में भी बैठी हुई है, केपी में भी बैठी हुई है, आज़ाद कश्मीर में भी बैठ गई है, जीबी में भी बैठ गई है, बलूचिस्तान में भी बैठे हुए हैं आप कोलिशन में। इसके अलावा एक रह गया सिंध, जिस पर आपने फोकस करना जो है ना वो आप शुरू कर दिया, लेकिन वो जरा मुश्किल टारगेट है, वो नहीं मिलने वाला आसानी से। अच्छा शाजिया, अगर आप इसको देखें, मैं और आप तो खैर बाद में आए, अगर 1996-97 से तहरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स देखें ना, तो ये जितने लोग हैं ना, वो लोग कहते थे कि तहरीके इंसाफ तो टांगा पार्टी, तहरीके इंसाफ तो कुछ कर भी नहीं सकती है। फिर तहरीके इंसाफ को 2002 में पहली सीट मिली, फिर कहते थे ये तो भाईजान 1 सीट की पार्टी है, इससे आगे जा ही नहीं सकती। 2008 हमने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा देखा हम कहते नहीं थे, और ये तो इलेक्शन लड़ने के लिए थोड़ी आते हैं, ये तो बस ये टांगा पार्टी थी, बस खत्म हो गई है। 2013 में हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं, हमारी अलायंस के अंदर गवर्नमेंट बनती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, हम केपीके गवर्नमेंट से प्रूव करते हैं। 2018 के अंदर हम फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं, उसके हम जीबी की गवर्नमेंट बनाते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेजोरिटी के साथ आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनाने चाह रहे हैं। तो ये लोग तो हमेशा बोलते हैं शाजिया, इनका काम है बोलना। इन लोगों का अगर बात चले, अगर इन लोगों की कोई मतलब कोई मंतक इनके पास हो, तो ये इस जगह तो ना हो ना, आज जिस जगह पहुंच चुके हुए हैं। मुझे बताएं, आजाद कश्मीर के वजीर आजम कौन आप लोग फाइनलाइज कर रहे हैं? जो नाम तो सामने आए हैं, सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, अनवारुल हक, इनके नाम सामने आ रहे हैं। कुछ हमें हमारे साथ शेयर ही कर लें, किस पर इत्तेफाक हो रहा है, किसके वोट ज्यादा है पार्टी में? शाजिया, वोट सिर्फ तहरीके इंसाफ में इमरान खान के ज्यादा है, और इमरान खान साहब चेयरमैन है तहरीके इंसाफ के। अगर आपको कोई प्रेस रिलीज मिली है तहरीके इंसाफ की तरफ से जिसमें ये कहा गया है कि ये लोग ही कैंडिडेट हैं, तो मैं इसमें बहस कर सकता हूं, पर मेरा ये ख्याल है कि अब इसके ऊपर डिसीजन नहीं हुआ। डिसीजन चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब करेंगे, और जो भी वो डिसीजन हो आपके सामने आ जाए। मजबूत इसमें कौन है, चलें ये तो बता दें, पार्टी के अंदर भी कोई राय है या नहीं है?
मजबूत वो होगा जिसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ नॉमिनेट करेंगे। नहीं, ये तो फिर जमहूरी कोई रवैया तो नहीं हुआ ना, ये कोई बादशाह थोड़ी है पार्टी में। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टी से मुशावरत नहीं करते? आप लोग सारे ये कह रहे थे जब हम 2013 का इलेक्शन जीते थे कि पंजाब के अंदर बहुत सारे मकबूल लोग हैं, इनको वजीर आला होना चाहिए, इनको वजीर आला होना चाहिए, इनको वजीर आला होना चाहिए। केपी के अंदर आप कहते थे ये बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है, ये बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट मजबूत वो है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिसका ऐलान करेंगे। इसका मतलब ये हुआ आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम वो होगा, बड़ा सादा सा होगा, जिसके घर में बिजली नहीं होगी, जिसने गरीबी देखी होगी। आपको पता ही है मैं इशारा किस तरफ है, क्या वही मिसाल दोबारा मिलेगी आजाद कश्मीर में भी? मैं एक बात ये कह रहा हूँ शाजिया, क्या आपको उस इशारे पे कोई नाराजगी है, कोई आपको अफसोस है? नाराजगी करने वाले कौन होते हैं? हमें तो सिर्फ ये है कि परफॉर्म करना चाहिए। आप देखें बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर बड़े सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन अभी वो मेरा टॉपिक नहीं है। उस पर कुछ स्पेशल प्रोग्राम रख लेंगे और फिर हम मवाजना कर लेंगे माजी का पंजाब में। बिल्कुल ये प्रोग्राम कीजिएगा, स्पेशल प्रोग्राम कीजिएगा। मैं आ जाऊंगा प्रोग्राम के अंदर और मैं आपको बता भी दूंगा। सेकेंडली, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसको हमने फोकस किया हुआ है, जिस वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम फोकस करते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो ये कहता है कि नजरियात पे वोट पड़ना चाहिए, शख्सियात पे वोट नहीं पड़ना चाहिए। हम यही समझते हैं जो पार्टी डिसाइड करेगी वो हमारा आपकी तो पार्टी के अंदर अभी आज तक इख्तलाफ है, जिसका एतराफ जो है ना प्राइम मिनिस्टर भी इंटरव्यूज में कर चुके हैं। बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाने में क्या बात कर रहे हैं आप? पार्टी में कोई इत्तेफाक नहीं है बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाने में, इसलिए ये जो है ना कहानी आप हमें ना सुनाएं कि पार्टी में इत्तेफाक राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एक तरफ पार्टी में आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं और भी पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें पता है बात कैसे करनी है। जब टीवी पर बैठकर एंकर आपसे सवाल पूछता है, अगर आपको सवाल पसंद नहीं आता या उसका जवाब नहीं आप देना चाहते, आप तमीज़ से बात करते हैं, आप ना किसी को तू तड़ा करके बात करते हैं, ना आपको ये हक होना चाहिए कि आप किसी को जाहिल कह सकें। आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, आपकी अपनी अहलियत क्या है कि दूसरों पर जो है ना वो आप जाहिलियत का जो है ना वो उसको सर्टिफिकेट दे दें? सर ये भी मेरे साथ थे राजा फारूक हैदर साहब, अब जिन्हें आज़ाद मुझे नहीं पता चलता कि इनकी ये वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के, इनकी अहलियत क्या थी, जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है सर टीवी पे। आपने सही बात की है। जाहिर है जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो हमें अपने जो लफ्ज़ों का इंतखाब है वो बड़ा जांच तोल के करना चाहिए, और किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज कहे और एक ये फतवा जारी करे। बारकैफ मेरे ख्याल में क्योंकि जो पीछे इवेंट्स हुए और जिस तरह से चीज़ें बुलडोज की गई हैं, he must be very hurt। लेकिन ये सर इसमें ना मीडिया का कसूर है ना एंकर्स का कसूर है सर। आज मैंने उनको हर टीवी चैनल पे देखा है, वो गुस्से में है भरपूर। मैं नहीं समझ पा रहा कि ये बात उन्होंने कैसे कह दी। सर धांधली अगर हुई है तो सर उसके सबूत पेश करने चाहिए, ना कि आप गुस्से में आ जाएं। उनसे सवाल हो रहे हैं आप तहरीक कब चलाएंगे, तो उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने जवाब क्या देना है। सर इस कैंपेन में भी हमने देखा कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, इमरान खान सौदागर, इमरान ने जो है ना कश्मीर को भेज दिया। सर इसके अलावा तो हमें कैंपेन में कुछ नज़र नहीं आया। सर कुछ अपनी गलतियों को भी मान लें। मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई, शहबाज शरीफ हमें कैंपेन में कहीं नज़र नहीं आए। सर कहीं तो नून लीग की भी अपनी गलतियां कोताहियां होंगी। कोई 5 साल कारकर्दगी पर सर मैंने एक जलसा नहीं देखा जिसमें मरियम नवाज़ ने
ये कहा हो अपने किसी जलसे में 5 सालों में हमने ये किया, आप लोगों को ये दिया, अगले आने वाले सालों में हम आपको ये देंगे, सिवाय इल्जाम और बहुतान तराशी के सर हमें तो कुछ नजर नहीं आया। कहीं अपनी गलतियों को भी एडमिट करना चाहिए सर। नहीं, पॉलिटिक्स में जरूर करना चाहिए, लेकिन शासिया देखिए एक बात है कि कश्मीर एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिस पे मेरे ख्याल में कश्मीर के इलेक्शंस जो हैं वो डेवलपमेंट पे, सड़कें गलियां बनवाने पे नहीं होने चाहिए, और ये एक असूल का इशू है। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक नेक्स्ट टेरिटरी है जिसके अपने राइट्स हैं, उनका एक अपना चार्टर है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो पाकिस्तान की रियासत है उसके साथ उनका एक लीगल सेटलमेंट है। तो हमें ये ज़रा मुख्तलिफ नाज़र में देखना चाहिए। मरियम नवाज जो बातें करती रही वो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं और जो आजकल की खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से की उन्होंने, लेकिन ये ज़रूर बात है कि कश्मीर का जो मुकदमा है वो रेगुलर पाकिस्तानी इलेक्शंस के हवाले से वो एक फ़र्क सीन है, और उसको मेरे ख्याल में उस नाज़र में बात करना चाहिए थी। हाँ, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उसमें हमारी तरफ से कुछ अगर कमी कोताहियाँ रही हैं तो उस पर भी बात करनी चाहिए। रिगिंग एक सब्जेक्ट है, ये एक मुकदमा है पाकिस्तानी इलेक्शंस का। शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, लेकिन जब बहुत सारे फैक्टर सामने नजर आ रहे हों आपको जो कि इलेक्शन रिजल्ट्स पे असरअंदाज हुए हों, आपने भी देखा सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें चली, कई ऑफिसर्स जो है वो ट्रांसफर हुए। किस लेवल पर तहरीक चलाएंगे अब आप लोग? क्या शहबाज शरीफ साहब भी मुत्तफिक हैं कि हम रिजल्ट नहीं मानते और हम तहरीक चलाएंगे? जी, शहबाज साहब आपने देखा होगा उनका ट्विटर पे पैगाम भी आया, मेरी भी उनसे बात हो रही थी, वो भी अपसेट थे। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहां पे जो वोट हासिल किया है, अगर आप उसकी परसेंटेज देखें और उनको जो सीटों का तनासब है वो देखें, और जो पीटीआई ने वोट हासिल किया है उसका तनासब और सीटों की मिकदार देखें, तो ये अलार्मिंग चीजें हैं। इसी वजह से मैं कहता होता हूँ कि सियासत में हर चीज कैलकुलेटेड नहीं होती, हर चीज लिखी पढ़ी हकायक सामने नहीं आते, ये परसेप्शंस होती हैं। और परसेप्शंस कैसे बनती हैं? ये कुछ ऐसे इन्फ्रेंसेस होते हैं जो आप ड्रॉ करते हैं और फिर उससे परसेप्शन बन जाती है। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शंस में खास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट के जो हलके थे, उन हलकों में मैं खुद, मेरा ताल्लुक हाफिजाबाद से है और वहाँ पे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को डील किया गया वो मैं आप कहती हैं ना कि आप पढ़े लिखे हैं, मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा कि सुबह पोलिंग एजेंट्स को एक्सेस नहीं दी गई, गिनती से पहले एक दफा वहां पे पोलिंग एजेंट्स को पुश किया गया, और वो एक आपको एक विंडो मिलती है जिसमें ये चीजें होती है। अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर आपकी तरफ वापस आऊंगा कि ये सारा होने के बावजूद मुझे या आपको ये हक नहीं है कि हम किसी शख्स के बारे में गलत अल्फाज का इंतखाब करें। तो अगर राजा साहब के मुंह से वैसी बात निकली है, मैं पार्टी के एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिस बेरर होने के हवाले से मैं माजरत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर आजम नज़ीर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तालिबान का डर कहें इसे या जंगी हिकमत अमली, कल 46 अफगान फौजी अपनी जानें बचाकर पाकिस्तानी बॉर्डर से अंदर दाखिल हुए, जिन्हें पाकिस्तानी फोर्सेस ने पहले इजाज़त दी, फिर इज़्ज़त से बाद में उन्हें वापस भेज दिया गया। अब मेज़बानी पर शुक्रिया की बजाय अफगान हुकाम का इनकार सामने आया है कि हमारे फ़ौजियों ने पाकिस्तान की मदद मांगी ही नहीं। बहरहाल चंद दिन में तालिबान के आगे अफगान हुकूमत की ताकत की असलियत सामने आ जाएगी। नाजरीन, चंद साल पहले पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर शिद्दत पसंदी की एक ऐसी लहर चली जिसने मुल्क के लगभग तमाम बड़े शहरों में बम धमाके और हमले करके हज़ारों मासूमों की जानें ली। ये थे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग। इनका अवलीन टारगेट
था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और इदारे, लेकिन इनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि ये बुज़दिल ख़वातीन और बाज़ारों में, मस्जिदों, हत्ता के स्कूल के बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। इनके पाकिस्तान में मराकज़ वज़ीरिस्तान, सवात और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में थे, जहाँ से ये आते और मुल्क के किसी भी इलाके में अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान से ही ऑपरेट करते थे, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का असल मरकज़ अफ़गानिस्तान के कबायली इलाके नूरिस्तान, पख्तीता और नंगरहार हैं, जहाँ इन दहशतगर्द ग्रुपों के ट्रेनिंग कैंप्स भी मौजूद हैं। और ये तमाम इलाके एन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ साथ वाक़े हैं, जहाँ एक अरसे तक आने जाने में कोई भी दुश्वारी नहीं थी। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर फेंस लगाई जा रही है ताकि अफ़गानिस्तान से आज़ादाना पाकिस्तान में किसी भी शहरी की एंट्री को बंद किया जा सके। इन ट्रेनिंग कैंप्स को इंडिया और दुनिया की कुछ दूसरी ताकतें अरबों डॉलर्स खर्च करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती आई हैं। पाकिस्तानी तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लगभग छोटे बड़े 60 ग्रुप्स थे, जो आपस में एक दूसरे के बहुत करीबी साथी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के एजेंडे पर सब एक ही थे। बल्कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशतगर्दी करने के बाद फ़ौरन जिम्मेदारी कबूल करने में पहल करते, क्योंकि जो जितनी बड़ी दहशतगर्दी करने में कामयाब हो जाता, उसे दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज उतनी ही ज़्यादा रकम से नवाजती। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबान और अफ़गान तालिबान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके अहदाफ के साथ साथ इनकी नज़रियाती और जंगी हिकमत अमली भी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। बल्कि सबसे बड़ी बात, अफ़गान तालिबान हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने वाले उन दहशतगर्दों के खून के प्यासे रहे हैं। चूँकि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन और नेटो फोर्सेस 20 साल तक पूरी तरह से काबिज थी, लिहाजा अफ़गान तालिबान के ज़्यादातर ग्रुप अंडरग्राउंड रहकर अमेरिकन फ़ौजियों के साथ जंग लड़ते रहे। और इस बात का फ़ायदा उठाकर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गान सरहद के साथ ट्रेनिंग कैंप्स में बैठकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते, प्लानिंग करते आए हैं, जिनसे निपटने के लिए पाक फ़ौज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हत्ता के पूरी कौम हमेशा से यकजा रही है और आज भी यकजा है। और अब ये कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर हैं, जिसकी बड़ी वजह भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट कमांडर कुलभूषण यादव जैसे भारतीय नेटवर्क्स को न सिर्फ बेनकाब करना, बल्कि इसके साथ जुड़े सैकड़ों एजेंट्स और दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ना है। मौजूदा सूरत हाल में अफ़गान तालिबान पूरी तरह से ताकत में आ रहे हैं। अब नंगरहार और नूरिस्तान जैसे इलाकों में टीटीपी का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामुद्दीन साजिद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामुद्दीन साजिद आपका। ये बताइएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट क्या साजिश है, क्या कोई प्रोपेगंडा है कि टीटीपी के अफ़गान तालिबान से ताल्लुकात बहाल होना शुरू हो गए हैं? क्या सोर्सेस इस बात को कंफर्म करते हैं? देखिए शाजिया, आपने खुद भी बात की। असल में अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। चूँकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द यहाँ से जब पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस उनके ख़िलाफ़ शुरू हुए और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से भागकर अफ़गानिस्तान चले गए, वहाँ पे उन्होंने पनाह ली। तो उस वक्त चूँकि अफ़गानिस्तान के तालिबान नेटो और यूनाइटेड स्टेट के ख़िलाफ़, उनके फोर्सेस के ख़िलाफ़ वहाँ पे मसरूफ़ थी, उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। अभी वहाँ पे ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी तालिबान अब भी जो नूरिस्तान का सूबा है, कुनर का सूबा है, निंगरहार का सूबा है, पक्तिया है या पक्तिका है, इन इलाकों में मौजूद है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि अभी अफ़गान तालिबान इन इलाकों में भी पहुंच गए हैं। और जो आपने जिक्र किया, कल जो 46 के करीब जो अफ़गान फोर्सेस के सोल्जर थे वो पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गए थे, यहाँ पे पनाह के लिए उन्होंने दरख्वास्त की थी। तो वो जो इलाका था वो कुनर का इलाका था। तो उससे ये क्लियर है कि पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान उस इलाके में पहुंच गए हैं, उस इलाके का कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है। लेकिन अफ़गान हुकूमत इस चीज़ को मानने से इनकारी है, वीडियोस होने के बावजूद। क्या ये तासुर नहीं देना चाहती अफ़गान हुकूमत कि वाकई अफ़गान फोर्सेस कमज़ोर हो रही हैं और अफ़गान तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते? देखिए, अगर अफ़गान गवर्नमेंट इस चीज़ को मानने से इनकार कर रही है तो फिर उनको जो उनके फोर्सेस के जवान ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए थे, फिर वहाँ से उनको वापस कर दिया, ईरान में जो दाखिल हो गए थे वहाँ से उनको वापस कर दिया,
तो फिर उसकी भी तरदीद करें। लेकिन मसला ये है कि ये एक हकीकत है, हकीकत को आप उसकी तरदीद करेंगे, आप उसको जुटलाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी ISPR की तरफ से जो वीडियो सामने आ गई है तो उसमें तो सारी चीज़ें क्लियर है कि उसमें अफगान फोर्सेस के जो कमांडर हैं वो खुद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने उनकी ज़िंदगियां बचाई, उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, उनको वहाँ पे खाना खिलाया, फिर इज्जत के साथ उनको बाजवड़ के रास्ते से उनको वापस कर दिया और बाकायदा अफगान अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया। ये ऐसा नहीं कि उनको बस बॉर्डर की तरफ छोड़ दिया कि आप वापस चले जाए, बल्कि बाकायदा उनके डॉक्यूमेंटेशन हुई है, बाकायदा उनको एक एग्रीमेंट के साथ उनको वापस कर दिया कि वो सही सलामत अफगान अथॉरिटीज़। मुझे बताएं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है ये किस हद तक दुरुस्त है, ये या कोई प्रोपेगेंडा है, साजिश है ये? देखिए, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट सामने आई है तो डेफिनेटली वो जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी और अफगान गवर्नमेंट की जो अदाद-ओ-शुमार है या जो उनके इंफॉर्मेशन है उस बेस पे उसको तैयार किया गया है। तो इसी वजह से उसमें मुझे तो हकीकत नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अफगानिस्तान को जितना मैं अफगान तालिबान का इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस रिपोर्ट पर? उनका अभी तक इस रिपोर्ट के हवाले से तो मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन जितने अफगान तालिबान के रहनुमाओं से पिछले कुछ अरसे से मेरे बात होती रहती है तो वो कभी भी पाकिस्तानी तालिबान को ओन नहीं करते, क्योंकि उनको इस चीज़ का इल्म है कि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है राब वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमेशा वो अफगान तालिबान भी उनको डिसओन करते हैं और उनको इस चीज़ का इल्म है कि अगर अफगान तालिबान उनके साथ रवाबित इस्तेमाल करिए तो उसी सूरत में फिर पाकिस्तान का रिएक्शन बिल्कुल इस्लामुद्दीन, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। नूरिस्तान, नंगरहार और पख्तीता ये वो इलाके हैं जो कभी TTP का गढ़ समझे जाते थे, होल्ड होता था TTP का यहाँ पर। क्या इन इलाकों में भी आज अफगान तालिबान कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गए हैं? जी बिल्कुल नंगरहार में भी, नूरिस्तान में भी और कुनड़ में भी, बल्कि कुनड़ तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अभी तालिबान बड़ी तेज़ी के साथ इन इलाकों में पेशकदमी कर रहे हैं और काफ़ी सारे अजला उनके ज़ेर कंट्रोल आ गए हैं। अभी जो सिटीज़ हैं, जो शहरी इलाके हैं, वो अभी तक वहाँ पे तालिबान दाखिल नहीं हुई और उनके हवाले से ये बात की जा रही है कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ शिक्स ऐसे थे जिनको पब्लिक नहीं किया गया। तो उसमें एक शिक ये भी था कि जब तक अमेरिकन वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद होंगे तो उसी वक्त तक तालिबान शहरी इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन 31 अगस्त के बाद ये हो सकता है कि तालिबान शहरी इलाकों के तरफ भी अपने पेशकदमी शुरू करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामुद्दीन साजिद। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।